पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें हम लेते हैं हर बड़ी अहम खबर की खबर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज था और आज जाकर तस्वीर साफ हुई कि मुकाबला किन के बीच है। अब 3 नाम हैं, 3 नेता हैं जिनके बीच अध्यक्ष पद की रेस है। कांग्रेस नेताओं के इस हुजूम को देखिए। तस्वीरें मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष पद के नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त की हैं। खड़गे के ठीक बगल में दिग्विजय सिंह भी हैं, जो उनके प्रस्तावकों में से एक हैं। दूसरी तस्वीर शशि थरूर के नामांकन पर्चा भरने की है। आज दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में बेहद गहमा-गहमी का माहौल रहा। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शुक्रवार को 3 नामांकन हुए। पहला नामांकन शशि थरूर, दूसरा नामांकन झारखंड के कांग्रेस लीडर के.एन. त्रिपाठी और तीसरा नॉमिनेशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। आज मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं। थरूर और त्रिपाठी के प्रस्तावकों में इक्का दुक्का लीडर्स थे, लेकिन गांधी फैमिली की चॉइस बताए जा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावकों की लिस्ट में 30 बड़े नेताओं के नाम हैं। तो खड़गे के साथ नेताओं के हुजूम की तस्वीरें आपने देख ली। 30 प्रस्तावक उनके साथ हैं। साफ हो जाता है हाईकमान और टॉप लीडर्स की सपोर्ट से खड़गे का अध्यक्ष बनना तय है। अब सवाल ये उठता है कि खड़गे की ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है क्या? चलिए जरा इस बात को भी रिकॉर्ड करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि खड़गे को उनके गांधी परिवार के प्रति समर्पण वफादारी का पुरस्कार मिलने वाला है। वैसे विरोधी ये भी कह रहे हैं कि खड़गे को अध्यक्ष बनाना गांधी परिवार के एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है, क्योंकि असली ताकत तो गांधी परिवार के पास ही रहेगी। राजस्थान में बगावत के जो संकेत मिले, इसके बाद कांग्रेस मीडिया का ध्यान उससे हटाना चाहती थी। संभवतः इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दिग्विजय सिंह और थरूर की एंट्री करवाई गई और फिर ऐन मौके पर खड़गे की एंट्री कराई गई, ताकि यह लगे कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव पूरी तरह से फेयर है, पारदर्शी है और लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। अहम बात यह है कि चुनाव हो रहे हैं, गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बनने वाला है, लेकिन पार्टी का रिमोट क्या गांधी परिवार के हाथ में रहेगा? कम से कम विरोधी तो ऐसा ही सोचते हैं। अब देखते हैं आगे इसमें और क्या कड़ियां जुड़ती। मध्य प्रदेश लिए चलते हैं आपको। 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों पर आज नतीजे आए, तस्वीर साफ हुई और संकेत साफ साफ बीजेपी कांग्रेस को दिखाई पड़े। मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में हुए चुनाव में बीजेपी का ही बोलबाला रहा। खासकर आदिवासी बाहुल्य निकायों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। विकास के मुद्दे पर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद और समर्थन दिया है, इसलिए पुनः आभार के साथ सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई। 17 नगर पालिका में से 11 में बीजेपी को बहुमत मिला। महज 4 नगर पालिकाओं में कांग्रेस को बढ़त मिल पाई। बीजेपी को कुल 416 वार्डों में और कांग्रेस को 250 वार्डों में जीत मिली। आम आदमी पार्टी ने 7 और जीजेपी ने 6 वार्डों में जीत प्राप्त की। बीएसपी भी 3 वार्डों में खाता खोलने में कामयाब रही है। सिवनी की लखनादौन नगर परिषद में निर्दलीय को बहुमत मिला, जबकि डिंडौरी नगर परिषद में मुकाबला टाई हो गया। वहीं 131 वार्डों में निर्दलियों ने बाजी मारी है। सबसे बड़ा उलटफेर छिंदवाड़ा में हुआ, जहाँ बीजेपी ने 6 में से 4 निकाय कांग्रेस से छीन लिए। छिंदवाड़ा जिले के अंदर 6 में 4 नगर परिषद नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। पिछले चुनाव से इस चुनाव की तुलना करें तो बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बीजेपी के पास पहले 11 नगर पालिकाएं थी, इस बार भी 11 में बहुमत है। इस बार बीजेपी कांग्रेस से 10 निकाय छीनने में कामयाब रही है। वहीं इस बार कांग्रेस ने 9 ऐसे निकाय जीते जो पहले बीजेपी के पास थे। बीजेपी ने 14 और कांग्रेस ने 1 निकाय में जीत दोहराई है। दोनों ही दल इस चुनाव को लिटमस टेस्ट की तरह ले रहे थे, क्योंकि इन नतीजों का असर अगले विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय है। तो अब नतीजे सबके सामने हैं। एमपी के निकाय चुनाव के नतीजे आप देख चुके हैं, इनके आंकड़े समझ चुके हैं। इन नतीजों के निहितार्थ क्या हैं, डिकोड करते हैं। ये नतीजे कांग्रेस के लिए एक अलार्म की तरह हैं। कांग्रेस इन नतीजों को गंभीरता से ले, ये अपेक्षा कांग्रेस पार्टी के तमाम शुभचिंतकों के है। कांग्रेस आदिवासी बाहुल्य इलाकों में नुकसान देख रही है। आदिवासी समुदाय हमेशा से कांग्रेस पार्टी के पक्ष का माना जाता है, लेकिन ये नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई। ये कह सकते हैं कि मुर्मू के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने जो आदिवासी कार्ड खेला था, वो कम से कम अब की बार के चुनाव में
बीजेपी के पक्ष में रहा है। दूसरी अहम बात, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। अब सोचने की बात यह है कि ये दिग्गज अपना गढ़ आखिर कैसे नहीं बचा पाए। अगर इन निकाय चुनाव को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर, जैसा खुद कांग्रेस कहती है, अगर ऐसा था तो इन नतीजों से कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर सबक लेने की जरूरत है। अब इस सबक का आगे कांग्रेस पार्टी कैसे इस्तेमाल करती है, किस अंदाज में वो आगे की तैयारी अपनी प्लान करती है, देखना होगा। बात मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब कॉलेज में जाने वाली छात्राओं को अपने साथ जोड़ने के लिए एक अभियान चला रही है और इसका नाम दिया है प्रियदर्शनी अभियान। इसकी शुरुआत कमलनाथ ने पीसीसी दफ्तर से की। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रियदर्शनी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान कई दिग्गज नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कमलनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्राओं को सही और गलत को पहचानने को कहा। साथ ही उन्होंने ज्ञान को धर्म से बड़ा बताया। उन्होंने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। आपका भविष्य कैसे सुरक्षित है, ये आज चुनौती नई पीढ़ी के साथ पहचानना शुरू करिए, सही और गलत। कांग्रेस की माने तो प्रियदर्शनी अभियान में छात्राओं को राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि समाज सेविका के तौर पर जोड़ा जा रहा है। वहीं बीजेपी कहती है कांग्रेस के पिछले अभियानों की तरह प्रियदर्शनी अभियान भी फ्लॉप साबित होगा। प्रियदर्शनी की 25-25 सदस्य होने चाहिए और इन्हें हम राजनीतिक गतिविधियों में नहीं जोड़ेंगे। पहले बाल कांग्रेस का उनने गठन किया था, मैं जन जागरण अभियान इनने चलाया था, एक हाथ कहीं दिखा क्या, वही हाल प्रियदर्शनी जी का होने वाला है। दरअसल अगले विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में युवा वोटर्स होंगे जो पहली बार वोट डालने पहुंचेंगे। इसलिए कांग्रेस छात्राओं को अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटी है। तो कांग्रेस के प्रियदर्शनी अभियान पर भारतीय जनता पार्टी का तंज भी आपने सुना। ये राजनीति में होता रहता है, पर सवाल ये कि कांग्रेस ने इस अभियान का नाम जो यूथ को जोड़ेगा पार्टी से, प्रियदर्शनी ही क्यों रखा। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, डिकोड के जरिए समझते हैं। जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। काफी लोगों को पता होगा। उनके घर का नाम इंदु था। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इंदिरा गांधी का नाम उनके दादा पंडित मोतीलाल नेहरू ने रखा था। इसका मतलब होता है कांति, लक्ष्मी और शोभा। इस नाम को रखने के पीछे वजह यह थी कि उनके दादाजी को लगता था कि पौत्री के रूप में उन्हें मां लक्ष्मी और दुर्गा की प्राप्ति हुई। इंदिरा को पंडित नेहरू प्रियदर्शनी के नाम से संबोधित किया करते थे। कहते हैं कि प्रियदर्शनी नाम इंदिरा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। फिरोज गांधी से विवाह के बाद इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू का नाम इंदिरा गांधी हो गया और अब उन्हीं के नाम पर, प्रियदर्शनी के नाम के ऊपर, ये यूथ विंग किस तरह काम करेगी, जिसे पार्टी का दावा है कि वो इसे किसी तरह पॉलिटिकल गतिविधियों में नहीं लगाएंगे, बस पार्टी से जोड़ करके उनको अवेयर करेंगे। अब भाजपा की बात। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के छत्तीसगढ़ में लौटते ही भाजपा में एक बार फिर परिवर्तन और नियुक्तियों का दौर शुरू होगा। मिशन 2023 को देखते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष से लेकर मोर्चा प्रकोष्ठों में बदलाव की तैयारी में लगी। ऐसी चर्चा है कि प्रदेश के आधे से ज्यादा जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। रायपुर शहर और ग्रामीण दोनों अध्यक्षों के बदले जाने की चर्चा है। इस संबंध में भाजपा के वरिष्ठ नेता कहते हैं चुनावी साल में सक्रिय और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें समय समय पर इस तरह की नियुक्तियां होती रहती है। कांग्रेस नहीं है कि केवल गांधी परिवार के लिए ही कहानी लिखी जाती है। जैसी आवश्यकता होती है वैसा राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व तय करता है। इधर बीजेपी में लगातार बदलाव पर पीसीसी चीफ कहते हैं कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के नेताओं पे विश्वास नहीं रह गया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए लगातार छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदला जा रहा है। इस बीच पूर्व सीएम रमन सिंह को दिल्ली बुलाया गया है। दिल्ली में रमन सिंह पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में काया पलट का एक दौर चल रहा है। हर चेहरे की जिम्मेदारी तय की जा रही है, नई भूमिका दी जा रही है, बदला जा रहा है। सर्जरी के क्या मायने हैं, जरा इस बात को भी समझते हैं। पहली बात क्रिस्टल क्लियर है कि बीजेपी का टॉप लीडरशिप, शीर्ष नेतृत्व पुरानी टीम पर विश्वास नहीं कर रहा है। शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह बीजेपी को बदल देना चाहता है। युवा चेहरों को अवसर देने की सोच भी इसमें दिखती है ताकि यूथ वोटर्स को पार्टी से कनेक्ट कर पाए।
बीजेपी में हो रही सर्जरी से यह बात भी साफ है कि शीर्ष नेतृत्व कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। पार्टी के आंतरिक सर्वे में जिन पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड खराब आता जा रहा है उन्हें पद से फौरन हटाकर अलग जिम्मेदारी या दूर किया जा रहा है। जिन नेताओं में संभावना दिखती है उन नेताओं को मौका देने में भी पार्टी कोई देर नहीं कर रही। चलिए अब यह देखते हैं कि इस सारे बदलाव की अगली कड़ी में किन्हें अवसर मिलता है और किन के ऊपर हम कह सकते हैं कि अलग दायित्व देने के नाम पर उनको अलग किया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। एक मुद्दा है यहां सड़क का, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी उठा रही है, इस पर बयानबाजी हो रही है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने एक वीडियो अपनी तरफ से बनाकर वायरल किया है, इस पर भी सियासत है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से खराब सड़कों को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी क्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज बिलासपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जहां पर चार्मिंग चिकनी सड़कें प्रदेश में मौजूद हैं, वहां पर भी सरोज पांडे को फोटो खिंचवानी चाहिए। सरोज पांडे एक गड्ढे में रोड में अपना चार्मिंग फेस डलवाई थी। कोई भी सड़क जो बनता है 20 किलोमीटर के सड़क है, जब उसको खोदते हैं तो गड्ढा तो होगा ना बनाने के लिए। गृह मंत्री ने रमन सिंह पर सड़क को लेकर पलटवार किया कि हमारा मानना है अगर वो बनाए हैं तो उस 30,000 किलोमीटर सड़क का पैसा कहाँ गया ये भी रमन सिंह बताए, वो सड़क कहाँ पर है वो भी ये बताए। जुबानी जंग के बीच भाजपा ने भी गृह मंत्री के बयान पर पलटवार किया है। अधोसंरचना के निर्माण में राज्य की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। आज जो सड़कों में गड्ढे हैं वो गड्ढे ये सरकार पाट नहीं पा रही। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के 75 साल बाद भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिले ना मिले, इस पर वार पलटवार की सियासत जरूर देखने को मिल रही। तो लोगों को मतलब है अच्छी सड़क से, गड्ढे भरे होने से, गड्ढे ना होने से, लेकिन जाहिर तौर पर इसमें जिन शब्दों की बात की गई और जिन शब्दों में प्रहार किया गया उसने सियासत को ही सामने लेकर आया। हमें पूरा यकीन है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को आप सुन रहे थे, आपके शब्दकोश को उन्होंने जरूर समृद्ध किया होगा। अच्छी सड़कों के लिए चार्मिंग, चिकनी, इन विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही एक मजेदार विश्लेषण का इस्तेमाल राजनीति में अक्सर होता है, जरा इसको डिकोड करते हैं। साल 2021, थोड़ा सा पीछे चलें। दिसंबर में महाराष्ट्र के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी के गाल की तुलना सड़कों से की थी। पाटिल ने शनिवार को जलगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि जो लोग विकास देखना चाहते हैं वो उनके विधानसभा की सड़कों को देख सकते हैं। यहां की सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकनी हैं। हालांकि इस बयान पर जब विवाद होना शुरू हुआ तो मंत्री ने माफी मांगी। वैसे आपको ये भी बता दें, हेमा मालिनी के गालों की तुलना सड़कों से पहली बार लालू प्रसाद यादव ने की थी। बहरहाल अब छत्तीसगढ़ में चार्मिंग, चिकनी सड़क का इस्तेमाल ऐसे किया गया। लगता है कि ये बयान चिकनी चमेली गाने से प्रेरित है और इस तरह के शब्द क्या सियासत में आरोप प्रत्यारोप में इस्तेमाल किए जाने चाहिए, इस पर एक अलग से बहस का दौर चल सकता है। चलिए, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को आप सुन रहे थे। आज और कई सारे मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से खुलकर उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। सुनिए। मैं तो शायद ऐसा कुछ समय 1-2 साल 4 साल बाद भाजपा नाम की पार्टी रहेगी, सारे कांग्रेसी रहेंगे वहाँ, क्योंकि वो संस्कृति इनकी फिर खत्म हो जाएगी। वो अच्छा है एक प्रकार से। चलिए साहब, राजनीति में आरोप लगाना और उसके लिए शब्दों का चयन करना ये सबका अपना अपना अधिकार है और अपनी अपनी समझ भी है, लेकिन अब बात सड़कों की थी तो मुद्दे पर रहते हैं। एक मजेदार खबर आप देख लीजिए। नवरात्रि के दौरान जस गीतों में आपने माता रानी की आराधना, उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति सुनी होगी, लेकिन क्या आपने सुना है कि लोग सड़क निर्माण के लिए देवी मां से गुहार लगाएं? देखें। सड़कों की दुर्दशा पर बना ये वीडियो इन दिनों बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी भी अपने ट्विटर हैंडल से इसको शेयर कर चुकी है। कलाकार राकेश शर्मा ने रायगढ़ धर्मजय रोड पर स्थित बंजारी मंदिर तक की रोड की जर्जर स्थिति को लेकर इसे तैयार किया है। उन्होंने वीडियो बनाने के पीछे किसी भी राजनीतिक मंशा से इनकार किया। ऐसा सड़क बने मजबूत से मजबूत कि आने वाले वर्षों में हमारे बच्चे, आने वाले जनरेशन उसका स्वाद ले। हम तो तकलीफ पाई रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में सड़कों की दुर्दशा है और इसका सामना जो व्यापार करने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले,
स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, अस्पताल जाने वाले, बस में जाने वाले सब लोग तो भुगत ही रहे हैं। जबकि कांग्रेस इसे बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट बताती है। निश्चित तौर पर 14 साल की निष्क्रिय भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो पाप है उसको कांग्रेस पार्टी भोग रही है। हाल ही में सीएम भूपेश बघेल ने खराब सड़कों को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। तो कुल मिलाकर के सड़कों के ऊपर सियासत थम नहीं रही, सड़कों के ऊपर जसगीत बनाए जा रहे हैं, लेकिन आगे इसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और अब रायपुर से आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मीटिंग हुई और 2 अक्टूबर से पदयात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी, जो 3 महीने तक चलेगी। इस पदयात्रा में कांग्रेस के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। पदयात्रा के जरिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को जनता तक पहुंचाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों का बखान भी होगा। इस यात्रा की तैयारियों के लिए रायपुर में कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले बूथ को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। पदयात्रा हर विधानसभाओं में पदयात्रा शुरू होगी। भारत जोड़ो पदयात्रा की तर्ज पर हम हर बूथों में जाएंगे। लगभग 3 महीने तक चलते रहेगा। बीजेपी ने कांग्रेस की पदयात्रा पर सवाल उठाया, निशाना भी साधा। कांग्रेस के लोग यदि कहते हैं जा रहे हैं तो स्वागत है। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो ग्राम पंचायतों में जाने लायक नहीं है। ग्राम पंचायत के लोग तो इंतजार कर रहे हैं। कन्याकुमारी से जम्मू तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। जिन राज्यों से यात्रा गुजर नहीं रही, वहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी यात्रा की तैयारी में है। चलिए तो अब उस यात्रा का जिक्र करते हैं जिस यात्रा को लेकर के पदयात्राएं कांग्रेस पार्टी निकालेगी और प्रदेश में भी करेगी। कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ते हुए पहुंच रही है और वहां इसके लिए 40 से ज्यादा पोस्टर लगाए गए जो फाड़ दिए गए और चर्चा में आए। देखें, राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। तमिलनाडु, केरल के बाद अब उनकी यात्रा कर्नाटक पहुंच चुकी है। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में गुंडलुपेट क्षेत्र से इस यात्रा को गुजरना है। लिहाजा राहुल गांधी के स्वागत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके कई पोस्टर्स लगाए, लेकिन अब इनमें से अधिकतर को फाड़ दिया गया है। इसके लिए कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। राहुल गांधी जी के पदयात्रा से जो लोकप्रियता मिल रही है और लोग जो जुड़ रहे हैं, तो उससे बाधित करने के लिए वो किसी स्तर पे उतर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना। बीजेपी ने कहा भारत एकजुट है। पीएम मोदी एक तरफ श्रेष्ठ भारत बनाने का काम कर रहे हैं। भारत एकजुट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत ये बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पदयात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई, जो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी। इस दौरान 3500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा राहुल गांधी करेंगे। तो कर्नाटक में राहुल गांधी के पोस्टरों को फाड़ा गया, क्या है इसके पीछे, इसके मायने तलाशते हैं, डिकोड करते हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी सबसे ज्यादा कहीं स्ट्रांग है तो कर्नाटक में है। केरल, तमिलनाडु में ऐसी घटनाएं नहीं हुई। अर्थ ये कि भले ही बीजेपी पोस्टर फाड़ने की इस पूरी घटना से खुद को अलग थलग और पूरी तरह गैर जरूरी अपने लिए बताती हो, लेकिन शक की सुई उस पार्टी के ऊपर जरूर घूमती है। वैसे राजनीति में एक स्तर जरूर होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी पार्टी का प्रचार करने का अधिकार है। ऐसे में पोस्टर फाड़ने की घटना जिसने भी की हो शर्मनाक है। इस घटना को अंजाम जो कोई भी दे रहा है या दिलवाया गया है, यह तय है कि उसकी सोच लोकतांत्रिक मूल्यों वाली या इसमें विश्वास रखने वाली नहीं है। और इससे जाहिर तौर पर यात्रा तो नहीं रुकेगी, लेकिन जो माहौल है इससे जरूर बिगड़ सकता है अगर प्रतिकार जोरदार तरीके से हुआ तो। आज के लिए न्यूज डिकोड में बस इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए कल फिर से इसी मंच पर खबरों को डिकोड करने के लिए मिलेंगे। तब तक अपना और परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।